हाय गाइस, आज मैं स्क्विड गेम सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन करूंगी। गाइस, इस सीजन में टोटल 7 एपिसोड है, इसलिए मैं इस पर 3 वीडियोस बनाऊंगी। फर्स्ट वीडियो में मैं 1 और 2 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन करूंगी। सेकंड वीडियो में थर्ड और फोर्थ की, और थर्ड वीडियो में 5, 6 और 7 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्विड गेम सीजन 1 की एंडिंग में ग्यून अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जा रहा था, लेकिन सबवे पर वो उसी रिक्वेटर को देखकर रुक जाता है जो किसी के साथ दाक्षिक गेम खेल रहा था, जिसे देखकर ग्यून समझ गया था कि वो गेम फिर से स्टार्ट हो रहा है और इसलिए वो लोग फिर से गरीब और मजबूर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और जब तक ग्यून रिक्वेटर को पकड़ने जाता है, रिक्वेटर वहां से जा चुका था और जिसके साथ रिक्वेटर दाक्षिक गेम खेल रहा था, ग्यून उस आदमी के पास वही कार्ड देखता है। ग्यून उस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करता है, जिसके बाद वो फ्रंटमैन से बात करता है। ग्यून फ्रंटमैन से कहता है कि वो पता लगा कर रहेगा कि इसके पीछे कौन है जो मजे के लिए इंसानों को दाव पर लगा रहा है, लेकिन फ्रंटमैन से कहता है कि वो भी फ्लाइट पकड़ के यहाँ से चला जाए। और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो गया था, जिसके बाद सीजन 2 की स्टार्टिंग यहीं से होती है और ग्यून को फिर से फ्रंटमैन का कॉल आता है। फ्रंटमैन ग्यून से कहता है कि वो वापस कहाँ जा रहा है। ये सुनकर ग्यून अपने चारों तरफ देखता है कि फ्रंटमैन उस पर नजर कैसे रख रहा है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। तभी ग्यून फ्रंटमैन से कहता है कि वो चूहे की तरह बिल में छुपकर क्यों बात कर रहा है, अगर हिम्मत है तो वो सामने आए। लेकिन तभी फ्रंटमैन कहता है कि उसे फ्लैट में बैठकर चला जाना चाहिए था। तभी ग्यून फ्रंटमैन से कहता है कि वो चाहे कहीं पर भी छुपा हो, वो उसे ढूंढ कर रहेगा। और ये कहकर ग्यून फोन रख देता है और टैक्सी लेकर सोल वापस चला जाता है। सबसे पहले ग्यून एक स्टोर जाकर एक कटर नाइफ खरीदता है। एक्चुअली ग्यून को रियलाइज हो गया था कि वो लोग अभी भी उस पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो कटर नाइफ खरीद कर एक टॉयलेट में जाकर अपनी बॉडी में उस ट्रैकिंग डिवाइस को ढूंढने लगता है, जिससे वो लोग सारे प्लेयर्स पर नजर रखे हुए थे। तभी ग्यून को पता चलता है कि वो ट्रैकिंग डिवाइस उसके कान के पीछे है, जिसके बाद ग्यून उस कटर नाइफ से अपने कान के पीछे से उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकालता है। तभी हम दूसरी तरफ जुनू को देखते हैं, जो क्लिफ से गिरने के बाद बच गया था और 1 साल से हॉस्पिटल में एडमिट था। तभी जुनू फ्लैशबैक देखता है जिसमें उसका अपना भाई उसे शूट करता है और ये सब सोचते सोचते जुनू होश में आ जाता है। और तभी वहाँ पर जुनू की माँ भी होती है, जो जुनू को होश में आता हुआ देखकर खुश होती है। उसके बाद सीन 2 साल के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जुनू को देखते हैं जो अब ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की जॉब कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका चीफ आता है, जिसके बाद वो लोग लंच करने जाते हैं। तभी चीफ जुनू से कहता है कि वो फिर से अपने डिटेक्टिव ऑफिसर के काम में वापस आ जाए। चीफ जुनू से कहता है कि जिस आइलैंड और गेम के बारे में उसने उन्हें बताया, उस एरिया को सर्च करने के लिए उसने कोस्ट गार्ड से कहा, लेकिन उसकी बातों पर उनके सीनियर को यकीन ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं है। और जो फोटोज और वीडियो उसने उन्हें सेंड किया था, वो फोटोज और वीडियो उन्हें मिला ही नहीं। और उसका फोन जिस आइलैंड पर गिरा, उस आइलैंड के बारे में उसे कुछ याद ही नहीं है। और जब वो गायब हो गया था, तो उसके कुछ दिनों बाद वो उन्हें मरी हुई हालत में मिला। और जैसे उसे होश आया, तो सब लोग उसे डिपार्टमेंट से फायर करने की बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका दिमाग चल गया है। लेकिन उसने उसके लिए कमिश्नर को जाकर मनाया। उसी बार चीफ जुनू से पूछता है कि क्या उसे वो आदमी याद है जिसने उसे गोली मारी, लेकिन तभी जुनू झूठ बोलता है कि उसने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा। उसके बाद जुनू अपने कपड़े चेंज करता है और तभी वो अपने कंधे पर गोली का निशान को देखता है, जो उसके भाई ने उसे मारी थी। उसके बाद हम एक होटल देखते हैं, जिसे पर्सनल यूज के लिए घी ने खरीद ली होती है और उसने वहाँ पर कैमरे भी लगा रखे थे, जिससे वो अपने आस पास नजर रख रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर घ्यून सीसीटीवी कैमरे में देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। जिसके बाद वो गन लेकर दरवाजा खोलने जाता है और कहता है कि बाहर कौन है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं देता है। और तभी घ्यून दरवाजे के नीचे उसी कार्ड को देखता है और ये देखकर वो फौरन दरवाजा खोलता है और उसके सामने फ्रंटमैन होता है। घ्यून फ्रंटमैन के हाथों में सांगो और सीबियो का कटा हुआ सर देखता है, जिसे देखकर घ्यून डर जाता है और डर के मारे चिल्लाता है और शूट करता है। तभी उसी वक्त उसकी आंख खुलती है और ये सब उसका नाइटमेयर होता है। तभी फिर से कोई डोरबेल बजाता है और घ्यून चेक करता है। तभी हम बाहर मिस्टर किम को देखते हैं, जिसे हमने स्क्विड गेम सीजन 1 में देखा था, जिससे घ्यून ने बहुत कर्जा लिया था। घ्यून ने मिस्टर किम का पूरा कर्जा चुका दिया था। जिसके बाद घ्यून ने उस रिक्वेटर को ढूंढने के लिए मिस्टर किम को हायर कर लिया था, जिसने 3 साल पहले उसे वो इन्विटेशन कार्ड दिया था। मिस्टर किम घ्यून से बताता है कि आज भी वो लोग सुबह से लेकर रात तक सबवे पर उस आदमी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। और उस रिक्वेटर को ढूंढते ढूंढते 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उस आदमी का कुछ पता नहीं चला। तभी घ्यून कहता है कि कल से वो लोग और लोगों को हायर करें और सुबह की पहली ट्रेन से लेकर लास्ट ट्रेन तक हर सबवे पर चेक करें। और ये कहकर घ्यून उसे ज्यादा लोगों को हायर करने के लिए खूब सारे पैसे देता है और कहता है कि 3 साल पहले इसी वक्त पर उस रिक्वेटर ने उसे उस गेम में जाने के लिए इन्विटेशन कार्ड दिया था, और अगर वो गेम अभी भी चल रही है तो वो रिक्वेटर नए प्लेयर्स को ढूंढ रहा होगा, और अगर इस बार भी वो लोग उसे नहीं ढूंढ पाए तो उसे फिर से 1 साल और वेट करना होगा। जिस पर मिस्टर किम कहता है कि वो इस बार उसे ढूंढ लेंगे। उसके बाद मिस्टर किम पैसे लेकर वैन में जाकर बैठता है और अपने चेलों से कहता है कि जितना हो सके उतने आदमी को इकट्ठा कर लो, और वो सब कल सुबह 6 बजे से हर सबवे स्टेशन पर जाकर उस दाक्षी खेलने वाले आदमी को ढूंढेंगे। पहले तो उसके चेले इन सब चीजों को फालतू समझते हैं, लेकिन तभी मिस्टर किम उन्हें प्राइस के बारे में बताता है कि अगर वो लोग उस आदमी को ढूंढ लेते हैं तो उन्हें इनाम में 1 बिलियन वॉन मिलेगा, और इतने सारे पैसे सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जुनू को देखते हैं, जो एक बोट के कैप्टन पार्क के पास जाता है। जब जुनू को गोली लगी थी तो वो पानी में गिर गया था और कैप्टन पार्क को जुनू पानी में बहता हुआ मिला था और उसी ने जुनू की जान बचाई थी। और होश में आने के बाद 2 साल से जुनू उस कैप्टन पार्क के साथ मिलकर उस मिस्ट्री आइलैंड को ढूंढ रहा था, और जिस आइलैंड को उन्होंने चेक कर लिया था, वो लोग मैप पर उस आइलैंड को क्रॉस करते जा रहे थे। उसके बाद सीन मिस्टर किम और उसके हायर किए हुए आदमियों पर दिखाया जाता है। मिस्टर किम और उसका साथी वूसू उस दाग से खेलने वाले आदमी के बारे में बताते हैं कि वो आदमी सूट पहनता है और उसके हाथ
में ब्रीफकेस होता है जिसमें खूब सारे पैसे और रेड और ब्लू कलर का कार्ड होता है और वो अनजान लोगों को ढूंढकर दागची खेलता है और जीतने पर 1 लाख वॉन देता है, जिसके बाद वो आदमी उन्हें कार्ड देता है। इसलिए उन्हें अलग अलग जाकर ग्रुप में हर सबवे स्टेशन पर उस आदमी को ढूंढना होगा और वो लोग जिस भी स्टेशन पर जाएंगे उन्हें वहाँ की सेल्फी लेकर ग्रुप में भेजनी होगी ताकि उन्हें उनका अपडेट मिल सके और जिस भी ग्रुप को वो आदमी दिखता है तो वो तुरंत उन्हें इन्फॉर्म करे। और जो भी टीम ताकची खेलने वाले को ढूंढेगी वो लोग उसे 500 मिलियन वोन देंगे। और इतने सारे पैसे सुनकर वो सब चौंक जाते हैं और उस आदमी को ढूंढने के लिए निकलते हैं और ग्रुप में बढ़कर हर सब स्टेशन पर उस दागची वाले आदमी को ढूंढने लगते हैं। वो सब हर स्टेशन पर ट्रेन में उस आदमी को ढूंढते हैं और हर सूट पहनने वाले आदमी के बैग चेक करते हैं, लेकिन उन्हें उस आदमी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और हर स्टेशन पर सेल्फी खींचकर ग्रुप में भी भेजते हैं, लेकिन उन सबको आदमी कहीं नहीं मिलता है। ऐसे उस रिक्वेटर को ढूंढते ढूंढते घंटों दिन महीने बीत जाते हैं, लेकिन उस रिक्वेटर का कुछ अता पता नहीं था। और दूसरी तरफ जुनहो भी हर रोज ही जान से उस आइलैंड को ढूंढ रहा था, लेकिन कई आइलैंड ढूंढने के बाद भी उसे उस मिस्ट्री आइलैंड के बारे में पता नहीं चलता है। और कैप्टन पाक जुनू से कहता है कि जहाँ से वो उसे मिला था उसके 10 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों आइलैंड है और वहाँ के आसपास का पानी का बहाव भी तेज है कि कोई पता भी नहीं लगा सकता कि वो कौन सा आइलैंड से बहकर आया था और उसे खुद भी याद भी नहीं है कि उसे कौन सा आइलैंड पर गोली लगी थी। इसलिए बेहतर यह रहेगा कि वो उस आइलैंड और गेम के बारे में भूल जाए। जिस पर जुनू कहता है कि वो सही कह रहा है, वो लोग सब कुछ कर चुके हैं और 2 साल से उस आइलैंड को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें वो आइलैंड कहीं नहीं मिला, इसलिए वो अब से उस आइलैंड की खोज करना बंद कर देंगे। दूसरी तरफ उस रिक्वेटर को ढूंढते ढूंढते मिस्टर किम और वुसुक थक कर बैठ जाते हैं। तभी वुसुक अपने बॉस से कहता है कि वो ग्यून पर यकीन करके 2 साल से स्टेशन के चक्कर कटवा रहा है, जिस पर मिस्टर किम कहता है कि उसने भी इस बारे में सोचा कि ग्यून उस आदमी को ढूंढने के लिए इतने सारे पैसे दे रहा है तो जरूर कोई बात है। तभी वुसुक कहता है कि स्टेशन के चक्कर लगाने से अच्छा वो खुद उस गेम में हिस्सा लेकर 45.6 बिलियन वॉन जीतकर घर चला जाए। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और उसी वक्त वो अपने सामने उसी रिक्वेटर को देखते हैं जो किसी के साथ दागची खेल रहा होता है। ये सब देखकर मिस्टर किम ग्यून को फोन करता है और बताता है कि उसे वो रिक्वेटर मिल गया है, जिस पर ग्यून कहता है कि वो अभी निकल रहा है और जब तक वो नहीं पहुंच जाता वो उस पर नजर रखे और उसकी लोकेशन की उसे अपडेट देता रहे। उसके बाद रिक्वेटर जिसके साथ दागची गेम खेल रहा था उसे वो कार्ड देकर वहां से जाने लगता है और वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। उसके बाद वो रिक्वेटर एक ग्रोसरी स्टोर से 100 ब्रेड खरीदता है और एक दूसरे स्टोर से 100 स्क्रैचेस कार्ड खरीदकर एक पार्क में जाता है। मिस्टर किम और वुसुक उसका पीछा करते करते वहां पहुंचते हैं और ग्यून को उसकी लोकेशन बताते हैं। ग्यून कहता है कि वो वहां पर पहुंचने वाला है और जब तक वो नहीं आ जाता वो उसके पास न जाए, और ये कहकर ग्यून कार की स्पीड बढ़ा देता है। दूसरी तरफ वो रिक्वेटर ब्रेड और स्क्रैचेस कार्ड को लेकर कुछ गरीब लोगों के पास आता है जिनके पास ना ही रहने का ठिकाना था और ना ही खाने का। वो रिक्वेटर एक गरीब आदमी के पास आता है और अपने एक हाथ में ब्रेड और दूसरे हाथ में स्क्रैच कार्ड रखता है और उससे कहता है कि उसे इन दोनों में से एक चीज को चुनना होगा, लेकिन वो आदमी अपनी किस्मत आजमाने की सोचता है और ब्रेड के बजाय स्क्रैच कार्ड को चूज करता है। वो आदमी कार्ड को स्क्रैच करके अपनी किस्मत आजमाता है, लेकिन वो हार जाता है। ये सब देखकर मिस्टर किम और वुसुक को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। उसके बाद रिक्वेटर एक एक करके पार्क में सभी गरीब लोगों के पास जाता है और उन्हें ब्रेड और स्क्रैच कार्ड में से सिर्फ एक चीज चूज करने को कहता है, लेकिन सिर्फ एक आदमी को छोड़कर वहाँ पर सब अपनी किस्मत आजमाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो जीत गए तो वो एक ब्रेड क्या कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन वो सब हार जाते हैं। जिसके बाद रिक्वेटर सारे ब्रेड के पैकेट को उल्टा कर देता है। ये देखकर उन गरीब में से एक आदमी आता है और कहता है कि वो खाना क्यों वेस्ट कर रहा है, वो इसे खा लेगा। लेकिन तभी रिक्वेटर कहता है कि उसे एक मौका दिया गया था, लेकिन उसने खाने के बदले किस्मत को आजमाया और वो खाने की बर्बादी नहीं कर रहा है बल्कि वो कर रहे हैं। और ये कहकर वो सारे ब्रेड के ऊपर कूदकर सारे ब्रेड बर्बाद कर देता है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर मिस्टर किम और वुसुक हैरान थे। जिसके बाद रिक्वेटर एक कैब लेकर चला जाता है और मिस्टर किम और वुसुक टैक्सी लेकर उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ जल्दी पहुंचने के लिए ग्यून फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है, जिस वजह ट्रैफिक पुलिस उसका पीछा करती है और उसे गाड़ी रोकने को कहती है। ग्यून साइड में गाड़ी रोकता है। उस ट्रैफिक पुलिस गाड़ी में जुनू भी होता है, लेकिन इस बार वो चालान काटने के लिए खुद नहीं जाता है बल्कि अपने जूनियर को भेजता है, जिस वजह से जुनू को पता नहीं चलता है कि उस गाड़ी में ग्यून है। वो ग्यून से उसका लाइसेंस चेक करने के लिए मांगता है और स्पीड लिमिट क्रॉस करने के लिए उसे 6000 वॉन का जुर्माना पड़ता है, लेकिन ग्यून चालान की रसीद लेकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। ये देखकर उन्हें कुछ अजीब लगता है कि वो चुपचाप चालान लेकर कैसे चला गया। तभी उसका जूनियर बताता है कि उसने उसकी कार की डैशबोर्ड पर काफी टैबलेट्स और फोन देखे। ये सुनकर जुनू उस आदमी की आईडी की डिटेल चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस शख्स का नाम सॉन्ग ग्यून है। और ये देखकर उसे शक होता है कि वो ग्यून तो नहीं जो 3 साल पहले वो गेम खेलने गया था। दूसरी तरफ रिक्वेटर एक गली के पास आकर रुकता है और मिस्टर किम और वुसुक भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुंच जाते हैं और ग्यून को जगह का एड्रेस भेजते हैं। तभी मिस्टर किम कहता है कि ग्यून के आने से पहले वो रिक्वेटर गायब न हो जाए, इसलिए वो दोनों मिलकर उसे पकड़ते हैं। लेकिन वुसुक कहता है कि उसे वो आदमी ठीक नहीं लग रहा है और वैसे भी ग्यून ने उसके आने तक कुछ भी करने से मना किया है, जिस पर मिस्टर किम कहता है कि अगर ग्यून के आने तक वो भाग गया तो ग्यून उन्हें 1 मिलियन वॉन नहीं देगा। और ये सुनकर वुसुक मान जाता है। उसके बाद वो दोनों रिक्वेटर को पकड़ने जाते हैं, लेकिन तभी वो उन दोनों पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जुनू सॉन्ग ग्यून की पूरी आइडेंटिटी निकालता है और तभी उसे पता चलता है कि ये वही ग्यून है जिसे वो 3 साल पहले मिला था। जिसके बाद उसकी कार के नंबर से वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता है और जहाँ पर उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसे वहाँ का एड्रेस मिलता है। दूसरी तरफ ग्यून उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। ग्यून मिस्टर किम को कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। तभी ग्यून को वहाँ पर खून दिखता है और उसे वहाँ पर एक नाइफ भी पड़ा मिलता है जो वुसुक का होता है।
और उसी वक्त हम रिक्वेटर को देखते हैं जो ग्यून को ऊपर से देख रहा होता है। दूसरी तरफ जून उस कार के बारे में पता लगाता है, जिससे उसे पता चलता है कि किसी सनशाइन कैपिटल कंपनी ने उस कार को रेंट पर लिया है, जिसके बाद जून उस जगह का एड्रेस लेता है। उसके बाद रात हो जाती है और उस रिक्वेटर ने मिस्टर किम और वुसू को बांध कर रखा हुआ था। तभी रिक्वेटर कहता है कि अब वो एक गेम खेलेंगे जो है रॉक पेपर सीजर -1। जब वो स्टार्ट बोलेगा तो उन्हें दोनों हाथों से खेलना होगा और -1 बोलकर एक हाथ पीछे करना होगा, जिसके बाद विनर का पता चलेगा। तभी वो एक रशियन रूलेट में एक बुलेट को लोड करके स्पिन करता है और जो भी राउंड हारेगा वो उसके सर पर ट्रिगर दबाएगा और उनके पास मरने का चांस 6 में से 1 है और जीने का 6 में से 5। उसके बाद वो गेम स्टार्ट करता है, लेकिन डर के मारे वुसू हाथ आगे नहीं बढ़ाता है, जिस वजह से रिक्वेटर वुसू को शूट करता है, लेकिन वो लकीली बच जाता है। जिसके बाद वो फिर से गेम स्टार्ट करते हैं और इस बार मिस्टर किम हार जाता है और जैसे वो रिक्वेटर से शूट करता है वो भी बच जाता है। तभी वो रिक्वेटर कहता है कि एक बुलेट से खेलने में मजा नहीं आ रहा है और तभी वो 4 बुलेट और डालता है, यानी अब उनके पास 6 में से 5 बुलेट थी और उनके पास जिंदा रहने का चांस सिर्फ 1 था। उसके बाद वो फिर से गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मिस्टर किम वुसू की जान बचाने के लिए हार जाता है और तभी वो रिक्वेटर मिस्टर किम को शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ जुनू सनशाइन कैपिटल बिल्डिंग में पहुंच जाता है और खिड़की के जरिए से बिल्डिंग के अंदर घुसता है और वहाँ पर उस रिक्वेटर का फोटो भी बना हुआ था और जुनू उस पर वो कार्ड भी देखता है। जुनू वहाँ पर ड्रॉर में रखी फाइल्स को चेक करता है, जिसमें से एक फाइल में ग्यून का नाम लिखा होता है और उस फाइल को चेक करके जुनू को पिंक मॉडल बिल्डिंग के बारे में पता चलता है जहाँ पर ग्यून रह रहा था। उसके बाद दूसरी तरफ हम ग्यून को देखते हैं। ग्यून जब अपनी बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि उसकी बिल्डिंग का साइन बोर्ड की लाइट ऑन है, जबकि वो हमेशा उसे ऑफ रखता है। ये देखकर ग्यून अंदर आकर चेक करता है और तभी वो वहाँ पर उस रिक्वेटर को देखता है। रिक्वेटर ग्यून से कहता है कि उसे उस दिन फ्लैट में चले जाना चाहिए था, जिस पर ग्यून कहता है कि जब उसने दोबारा से उसे सबवे पर देखा तो उसने जाने का डिसीजन बदल लिया। उसके बाद ग्यून रिक्वेटर से कहता है कि वो उसके बॉस से मिलना चाहता है। तभी रिक्वेटर बताता है कि वो भी उस गेम में वर्कर था जहाँ पर उसने उस जैसे हजारों लोगों की लाशों को जलाया, जिसके बाद एक दिन उन्होंने उसे गन दी और सोल्जर बना दिया ताकि वो एलिमिनेट प्लेयर को शूट करके मार सके और उसके बाद वो एलिमिनेट प्लेयर्स को शूट करके मारता रहा। और एक दिन जब वो एक हारे हुए प्लेयर को शूट करने जा रहा था तो उसके सामने जो प्लेयर था वो और कोई नहीं, उसका फादर था, जिसे उसने शूट करके मार दिया। जिस पर ग्यून कहता है कि चाहे वो मास्क पहनकर इनोसेंट लोगों को मारे या फिर सारे लोगों को अपनी बातों में फंसाकर गेम खेलने को कहे, वो हमेशा से उन लोगों का पालतू कुत्ता रहेगा। उसी वक्त जुनू भी वहाँ पर पहुंच जाता है। उसके बाद रिक्वेटर ग्यून से एक और गेम खेलने को कहता है जो वही रशिया रूलेट गेम था। रिक्वेटर उसमें एक बुलेट डालता है और कहता है कि वो बारी बारी से एक एक करके अपने सर पर ट्रिगर दबाएंगे और 6 में से किसी भी एक मौके पर गोली चल जाएगी, जिसके बाद उन दोनों में से कोई एक मर जाएगा और गेम यहीं पर खत्म। वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं और पहली टर्न ग्यून की होती है। गन उठाकर ग्यून अपने सर पर रखकर ट्रिगर दबाता है, लेकिन वो बच जाता है। जिसके बाद रिक्वेटर की टर्न आती है और वो भी बच जाता है। वो लोग ऐसे एक एक करके ट्रिगर दबाते हैं और अब उनके पास सिर्फ 2 ही मौके बचे थे और ग्यून की टर्न होती है। तभी रिक्वेटर कहता है कि वो जानता है कि उसके दिमाग में ये चल रहा है कि वो अभी 2 बार ट्रिगर दबाकर उसे मार दे, लेकिन तभी रिक्वेटर ये भी बताता है कि उसकी पॉकेट में उसके बॉस का एड्रेस है जिससे वो बेसब्री से मिलना चाहता है और वो चाहे तो 2 बार ट्रिगर दबाकर उसे मारकर पॉकेट से एड्रेस ले सकता है, लेकिन उसे मानना पड़ेगा कि वो दूसरे लोगों की तरह दुनिया का फेंका हुआ कचरा है। लेकिन तभी ग्यून ट्रिगर दबाता है और लकीली वो इस बार भी बच जाता है, जिसका मतलब ये था कि रिक्वेटर ट्रिगर दबाता है तो वो मारा जाएगा। तभी ग्यून भी रिक्वेटर से कहता है कि वो जानता है कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाड़ में गया रूल ट्रिगर दबाकर वो उसे शूट करके मार दे, लेकिन उससे पहले उसे ये बात माननी पड़ेगी कि वो मास्क पहनकर वो सब करता है जो उसका बॉस उससे करवाता है और वो उसके बॉस को पालतू कुत्ता है। लेकिन तभी रिक्वेटर मुस्कुराता है और खुद को शूट करके मर जाता है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जुनहो को दिखाते हुए, जो गोली की आवाज़ सुनकर बिल्डिंग के अंदर जाता है और सारे दरवाजे को खोलकर चेक करता है। तभी उसे एक रूम से कुछ आवाज़ आती है। जुनू दरवाजा तोड़कर चेक करता है, जहाँ पर हम बिना कपड़ों के वुसू को बंधा हुआ देखते हैं। जुनू से पूछता है कि ग्यून कहाँ पर है, जिस पर वो बताता है कि ग्यून रूम नंबर 410 में है। दूसरी तरफ ग्यून को याद आता है कि रिक्वेटर ने उसे कहा था कि उसकी पॉकेट में उस शख्स का एड्रेस है जिससे वो मिलना चाहता है। ग्यून उसकी पॉकेट को चेक करता है जिसमें उसे एक कार्ड मिलता है। तभी वहाँ पर जुनू आ जाता है और रिक्वेटर की बॉडी को देखकर उसे ऐसा लगता है कि ग्यून ने उस आदमी को शूट करके मारा है, जिसके लिए जुनू ग्यून को गिरफ्तार करने लगता है। लेकिन उसी वक्त पीछे से वुसू को आकर जुनू के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। तभी ग्यून उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो बताता है कि वो मिस्टर किम के लिए काम करता है और उसने मिस्टर किम के साथ मिलकर उस रिक्वेटर को ढूंढा था और उस रिक्वेटर ने उसके बॉस मिस्टर किम को मार दिया। और ये सुनकर ग्यून चौंक जाता है। तभी ग्यून उस कार्ड को देखता है जिसमें फ्रंटमैन उसे मिलने के लिए 31 अक्टूबर को 12 बजे क्लब HDH में मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम नोल था और उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए वो कार में सो रही होती है। और कार में हम एक फोटो भी देखते हैं जो शायद उसके हस्बैंड और बच्चे का था। तभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है कि वो यहाँ पर काम करती है और कल सुबह उसकी शिफ्ट है, इसलिए वो यहीं पर सो गई। तभी गार्ड कहता है कि उसने पहले भी उसे यहाँ पर सोते हुए देखा है, जिस पर वो कहती है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। गार्ड उससे कहता है कि ये उसकी आखिरी वार्निंग है, अगर उसने दोबारा ऐसा करा तो वो उसकी कंप्लेंट कर देगा। जिसके बाद वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ग्यून जुनहो का ID कार्ड देखता है और उससे कहता है कि वो वही डिटेक्टिव है जो 3 साल पहले उसके घर आया था।
जुनो ग्यून से कहता है कि वो 2 बार मिल चुके हैं, एक बार उसके घर पर और दूसरी बार उस आइलैंड पर, जब रात में सारे प्लेयर्स लड़ाई करके एक दूसरे की जान ले रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए मार्क्स वाले गार्ड्स अंदर आए थे और उनमें से एक वो भी था जिसने उससे इन्हू नाम के आदमी के बारे में पूछा था जो उसका भाई था, और वो वहां पर अपने भाई को ढूंढने के लिए मार्क्स वाला बनकर गया था। तभी ग्यून को भी याद आ जाता है कि एक मार्क्स वाला ने उसे इन्हू नाम के शख्स के बारे में पूछा था। तभी जुनो रिक्वेटर के बारे में ग्यून से पूछता है, जिस पर ग्यून बताता है कि वो एक रिक्वेटर था जो लोगों को ढूंढकर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कार्ड्स देता था और उसने उसे नहीं मारा है, वो खुद अपने गेम का शिकार हो गया। ग्यून कहता है कि वो उस गेम को बंद करना चाहता है, जिस पर जुनो कहता है कि वो ऐसा कैसे करेगा। ग्यून कहता है कि पहले तो वो उस फ्रंटमैन को पकड़ेगा जो उइल नाम के लिए वो गेम चलाता है। तभी ग्यून जुनो से पूछता है कि जो वो गेम खिलाता है क्या वो उसे जानता है और क्या उसने उसका चेहरा देखा, जिस पर जुनो झूठ बोलता है कि उसने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि वो हमेशा काला मास्क पहनता है। उसके बाद जुनो से पूछता है कि वो उसे ढूंढेगा कैसे, जिस पर ग्यून बताता है कि उसने उसे ये इन्विटेशन कार्ड भेजा है। जुनो कहता है कि क्या वो उसे ढूंढकर मार देगा, जिस पर ग्यून कहता है कि सिर्फ उसे मारने से ये गेम बंद नहीं हो सकती क्योंकि उइल नाम ने मरने से पहले कहा था कि उसने ये गेम अपने खास क्लाइंट्स के लिए बनाया है। जिस पर जुनो कहता है कि वो सही कह रहा है, वो लोग उन्हें वीआईपीज कहकर बुलाते हैं और उनमें से एक का चेहरा उसने देखा भी है और उसने साइलेंट पर और भी बहुत सी चीजें देखी है जो उसने नहीं देखी, इसलिए वो जो भी करना चाहता है वो उसमें उसकी हेल्प कर सकता है। उसके बाद ग्यून जुनो और वुत्सुक को एक कमरे में लेकर आता है जहाँ पर बेड पर बहुत सारे पैसे रखे होते हैं और ये वही सारे पैसे थे जो उसने गेम में जीते थे। ग्यून कहता है कि ये उन लोगों की जान की कीमत है जो उस गेम में ली गई थी और इन्हीं पैसों को वो उनके खिलाफ यूज करेगा। और ग्यून उनसे कहता है कि वो अगर इसमें उसकी मदद करते हैं तो वो उन्हें मुंह मांगी कीमत देगा, जिस पर जुनो कहता है कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा है और वुत्सुक भी कहता है कि वो भी पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है, वो उन लोगों से उसके भाई जैसे बॉस को मारने का बदला लेना चाहता है। तभी जुनो कहता है कि आइलैंड पर उन लोगों के पास सैकड़ों गन्स है और ये सुनकर ग्यून उन्हें एक और कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी गन्स होती है और कहता है कि उसने अभी तक इतनी इकट्ठा की है। तभी ग्यून वुत्सुक से कहता है कि उसे इस काम के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, जिस पर वुत्सुक कहता है कि वो ऐसे लोगों को जानता है। ग्यून ने वहाँ पर गन्स की प्रैक्टिस करने के लिए जगह भी बना रखी थी और ग्यून जुनो से कहता है कि वो जब चाहे यहाँ आकर प्रैक्टिस कर सकता है और कहता है कि अगर वो उसके साथ काम करना चाहता है तो उसे लगता है कि उसे अपनी पुलिस की जॉब छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद हमें अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए होते हैं और वहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग रेबिट, पिग और भी एनिमल के कॉस्ट्यूम पहने होते हैं और सब बच्चों को कैंडी देते हैं। तभी हम वहाँ पर एक बच्ची नायन को देखते हैं जो कैंडी लेने के लिए अपनी बारी का वेट कर रही थी, लेकिन उसे कैंडी नहीं मिलती है जिस वजह से वो उदास हो जाती है। लेकिन तभी एक रेबिट आकर उसे कैंडी देता है जिससे वो बच्ची खुश हो जाती है। उसके बाद वो सब जाकर अपना मास्क उतारते हैं और गर्मी में वो कॉस्ट्यूम पहनकर उनकी हालत खराब थी और रेबिटी कॉस्ट्यूम में और कोई नहीं नोल थी जो वहाँ पर काम करती थी। तभी वो बच्ची वहाँ आ जाती है जिसे देखकर वो सब फिर से अपना मास्क पहन लेते हैं। वो बच्ची उस रेबिट के लिए एक ड्राइंग बनाकर लाई थी। तभी पीछे से पिग कॉस्ट्यूम पहना आदमी आता है और अपना मास्क उतार देता है और उसे देखकर नायन रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि वो सब रियल है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें नायन का फादर वहाँ आकर उसे ले जाता है। नायन का फादर अम्यूजमेंट पार्क में लोगों का पोर्ट्रेट बनाने का काम करता है। तभी वो पिगी कॉस्ट्यूम पहनने वाला आदमी बताता है कि उस बच्ची को ब्लड कैंसर है और उसके फादर के पास उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। उसके बाद फिर रात में दिखाया जाता है जहाँ पर हम ग्यून को देखते हैं जो चुपके से अपने दोस्त सांगू की माँ को देख रहा था जो अपना फिश स्टोर चला रही थी। तभी ग्यून सीबियो के भाई को भी वहाँ देखता है और वो दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। उसके बाद ग्यून उसी ब्रोकर के पास जाता है जिसके पास सीबियो आई थी उसकी हेल्प से अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लाने के लिए। ग्यून भी सीबियो की माँ को साउथ कोरिया लाना चाह रहा था। ब्रोकर ग्यून को सीबियो की माँ का फोटो दिखाता है और कहता है कि उसने सुना है कि रिसेंटली सीबियो की माँ नॉर्थ कोरिया में जेल के कैंप से रिहा हुई है और जिस कैंप में वो थी वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस बीमारी फैली हुई थी और सीबियो की माँ को वहाँ पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिली, इसलिए अभी सीबियो की माँ को यहाँ लाना ठीक नहीं है। जिस पर ग्यून कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी तरह से सीबियो की माँ को वहाँ से निकाल कर लाए। ब्रोकर कहता है कि उसने अपने आदमी को इस काम पर लगा दिया है और जैसे सीबियो की मोम रिकवर हो जाएगी वो उसे बॉर्डर पार करके यहाँ पर ले आएंगे। तभी ग्यून ब्रोकर से कहता है कि अगर उसे और पैसे चाहिए तो वो उसे बताए, जिस पर ब्रोकर कहता है कि उसने लास्ट टाइम से जितना पैसा दिया था उतना काफी है और वैसे भी उस पर सीबियो का एहसान है, इसलिए वो सीबियो की मोम को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लाने के लिए कुछ भी करेगा। तभी ग्यून ब्रोकर को एक पेपर देता है जिस पर सांगू की माँ का एड्रेस और नंबर लिखा होता है और ब्रोकर से कहता है कि सीबियो का भाई इस एड्रेस पर रहता है और कभी किसी रीजन की वजह से वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया तो इस पर लिखे हुए नंबर पर कॉल कर देना। उसके बाद ग्यून वहाँ से चला जाता है। तभी नोएल उस ब्रोकर के पास आती है। एक्चुअली नोएल नॉर्थ कोरिया डिफेक्टर थी और वो नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया आई थी, वो भी अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मारकर। और जब वो नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया आ रही थी तो उसकी 1 साल की बच्ची पीछे छूट गई थी, इसलिए वो ब्रोकर से उसकी बच्ची को वापस लाने के लिए उसके पास आया करती थी। लेकिन ब्रोकर को आज तक उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। नोएल ब्रोकर को और पैसे देती है और कहती है कि वो एक बार और उसकी बेटी के बारे में पता लगाए, जिस पर ब्रोकर कहता है कि उसने उसकी बेटी को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन उसे उसकी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और वैसे भी पेरेंट्स के बिना 1 साल की बच्ची नॉर्थ कोरिया में कैसे जिंदा रह सकती है और उसे लगता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। उसके बाद रात में वो अपने कार में बैठकर अपनी फैमिली फोटो को देखकर रो रही होती है।
तभी कोई कार की विंडो को नॉक करता है और वहाँ पर एक आदमी होता है जो उसे वही कार देकर चला जाता है। अगली सुबह हम जुनहो को देखते हैं जो अपनी भाभी की कब्र पर फूल चढ़ाने आया था। तभी जुनहो को उसकी माँ का फोन आता है जो उससे कहती है कि वो वहाँ पर चारों तरफ ध्यान से देखे, क्या पता उसका भाई भी वहाँ आया हो, क्योंकि आज उसकी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी है और अगर उसका भाई जिंदा है तो वो अपनी वाइफ को फूल चढ़ाने जरूर आएगा। जिसके बाद जुनहो फूल चढ़ाता है लेकिन उसका भाई वहाँ पर नहीं आया था। रात को जुनहो और उसकी माँ बातें करते हैं और उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि जुनहो का भाई इनहू जो फ्रंटमैन था वो जुनहो का सौतेला भाई था। जुनहो की माँ उसकी सगी माँ नहीं थी और ये सोचकर जुनहो की माँ कहती है कि उन दोनों के बीच में उसने शायद उसे ठीक से प्यार नहीं दिया, इसलिए वो उनसे नाराज है। जिस पर जुनू कहता है कि ऐसा नहीं है, उसका भाई जानता है कि उसने उन दोनों में से किसी में भी फर्क नहीं करा। तभी जुनू की माँ कहती है कि उसके भाई ने उसे एक किडनी देकर उसकी जान बचाई, लेकिन जब उसकी वाइफ हॉस्पिटल में मर रही थी तो वो उसकी वाइफ के लिए कुछ नहीं कर पाई। जिस पर जुनू कहता है कि अगर ऐसा है तो उसके भाई को उससे नाराज होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसे अपनी एक किडनी नहीं देता तो वो उस किडनी को बेचकर अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवा सकता था। तभी जुनू कहता है कि उसकी वाइफ का बीमार होना और मरना उसकी तकदीर में लिखा था, लेकिन रिश्वत लेने का डिसीजन उसके भाई का अकेले का था और आज उसका भाई जिस कंडीशन में है उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। उसके बाद इन अम्यूजमेंट पार्क में दिखाया जाता है जहाँ पर हम नायोन को देखते हैं जो उस रेबिट बनी को ढूंढती है। तभी वो रेबिट वहाँ पर आती है और सभी बच्चों को कैंडी बांटती है, लेकिन वो नायन को कैंडी नहीं देती है जिस वजह से वो उदास हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेबिट के कॉस्ट्यूम में नाओल नहीं बल्कि कोई दूसरा आदमी था। उसी पर नोल अपने बॉस को रेजिग्नेशन लेटर देती है क्योंकि वो स्क्विड गेम में जाने वाली थी। जिसके बाद नोल वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो वहाँ पर एम्बुलेंस को आती हुई देखती है। नोल देखती है कि वो बच्ची नायोन जिसे कैंसर था वो बेहोश है और ये देखकर नायन का फादर भागता वहाँ पर आता है और कहता है कि वो उसकी बेटी को सोयोन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लेकर चले। जिसके बाद हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी नोल को उस बच्ची की टोपी पड़ी मिलती है। दूसरी तरफ घ्यून अपनी बिल्डिंग में एक डेंटिस्ट को बुलाकर अपना एक दांत निकालकर उसकी जगह एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाता है ताकि जब वो फ्रंटमैन से मिलने जाए तो उसके पीछे उन लोगों को उसकी लोकेशन के बारे में पता चलता रहे। जिसके बाद वो लोग उस डेंटिस्ट को पैसे देते हैं उसका मुंह बंद करने के लिए। उसके बाद हम फिर से नोल को देखते हैं जो हॉस्पिटल में उस बच्चे से मिलने आती है। तभी डॉक्टर उस बच्चे के डैड से कहते हैं कि मार्केट में एक दवाई है जो उसकी बेटी नायन जैसे कैंसर के पेशेंट के लिए फायदेमंद साबित हुई है, लेकिन ये ट्रीटमेंट इंश्योरेंस वाले कवर नहीं कर रहे हैं। जिस पर नायन का डैड कहता है कि वो कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर देगा, वो बस उसकी बेटी को ठीक कर दे। और ये सब नोल भी सुन रही होती है। जिसके बाद वो नायन से मिलने जाती है और उसकी टोपी रखकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ घ्यून ने एक स्पेशल फोर्स टीम की तैयारी कर ली थी और वो सब प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी घ्यून टीम के लीडर से कहता है कि कल उन सबको काफी सावधान रहना होगा। अगर उन्हें पता चल गया कि उनका प्लान क्या है तो गड़बड़ हो जाएगी और जब तक वो उन्हें सिग्नल ना दे कोई भी किसी तरह का एक्शन नहीं लेगा। जिसके बाद वो सब फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद घ्यून अपनी बेटी को कॉल लगाता है। उसकी बेटी फोन उठाती है लेकिन घ्यून कोई जवाब नहीं देता है। तभी उसकी बेटी को फील होता है और वो कहती है कि क्या वो उसका डैड है, जिसे सुनकर घ्यून इमोशनल हो जाता है और उसे कोई जवाब नहीं देता है। तभी घ्यून की एक्स वाइफ अपनी बेटी से पूछती है कि फोन पर कौन है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि पता नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तभी घ्यून की एक्स वाइफ अपनी बेटी से कहती है कि शायद प्रैंक कॉल होगा, जिसके बाद उसकी बेटी फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ नोएल उस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करती है और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताती है और फोन पर एक आदमी उसे एक लोकेशन बताता है जहाँ पर वो उसे आकर पिकअप करने वाले थे। उसके बाद नोएल उस कार्ड और कैंसर बच्ची नायन की दी हुई ड्राइंग को आग में फेंक देती है। दूसरी तरफ कार्ड में लिखे हुए एड्रेस पर जो वो क्लब था वहाँ पर घ्यून अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचता है। उस क्लब में हेलोवीन पार्टी चल रही होती है। घ्यून क्लब में जाकर फ्रंटमैन को ढूंढने लगता है और वुसुक भी मास्क पहनकर उसके साथ क्लब के अंदर होता है और चारों तरफ नजर रखता है और बाहर जुनू ट्रेकर की मदद से घ्यून की लोकेशन देखता है। तभी घ्यून वहाँ पर हुडी पहने एक आदमी को देखता है। उसे लगता है कि वो फ्रंटमैन है लेकिन वो कोई और होता है। उसी वक्त जुनू दो पिंक जंपसूट पहने मास्क वालों को क्लब के अंदर जाते हुए देखता है। जुनू वुसुक को उनके बारे में बताता है और अंदर जाने लगता है। उसी वक्त स्क्वायर मार्क्स वाला घ्यून के पास आता है और उसे क्लब के पीछे के रास्ते से ले जाने लगता है और तभी वुसुक घ्यून को एक पिंक जंपसूट वाले के साथ जाते हुए देख लेता है। तभी दूसरा पिंक सूट वाला गार्ड एक डिवाइस से वुसुक को बेहोश कर देता है। उसी वक्त जुनू क्लब में आता है और वुसुक को बेहोश देखता है। तभी जुनू घ्यून के दांत में लगे ट्रेकर की मदद से देखता है कि वो घ्यून को बाहर लेकर जा रहे हैं। जिसके बाद उनकी टीम को रेडी होने को कहता है। स्क्वायर मार्क्स वाला घ्यून को एक वाइट लिमोजिन में बैठा देता है। उसी पर जुनू भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि घ्यून वाइट लिमोजिन में बैठकर जा रहा है। ये देखकर जुनू अपनी टीम से वाइट लिमोजिन का पीछा करने को कहता है। जिसके बाद वो सब उस लिमोजिन का पीछा करने लगते हैं। तभी घ्यून देखता है कि गाड़ी में फ्रंटमैन नहीं है बल्कि उसकी जगह एक वीआई स्पीकर है जिसके थ्रू फ्रंटमैन घ्यून से बात करता है। फ्रंटमैन घ्यून से कहता है कि उसे लगा था कि वो सब कुछ भुलाकर हैप्पीली लाइफ जी रहा होगा और उस दिन उसे प्लेन में चढ़ जाना चाहिए था। जिस पर घ्यून कहता है कि उस दिन उनके बीच में जो बातें हुई थी वो आज तक नहीं भूला है, कि वो लोग गरीबों को रेस के घोड़े समझते हैं। तभी फ्रंटमैन कहता है कि वो चाहता क्या है, जिस पर घ्यून कहता है कि वो इस गेम को बंद कर दे जिसे खिलवाकर वो मासूम गरीब लोगों की जान लेकर अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन करता है। जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि जो लोग उस गेम में मारे जाते हैं वो सब दुनिया का कचरा होता है और ऐसे ही अभी भी पूरी दुनिया में और भी कचरे हैं और जब तक ये दुनिया नहीं बदलेगी गेम एंड नहीं होगा।
उसी बीच ह्यून की टीम उनकी गाड़ी का पीछा कर रही होती है और तभी वो रियलाइज करते हैं कि वो लिमोजिन बार बार एक ही जगह पर घूम रही है और उसी वक्त एक स्नाइपर उनकी गाड़ी के टायर को शूट कर देता है, जिसके बाद जुनू वाइट लिमोजिन का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी जुनू के टायर में भी एक डिवाइस लगा हुआ था, जिसके ब्लास्ट की वजह से उसका टायर भी फट जाता है और ब्लूटूथ के जरिए ह्यून को पता चलता है कि उनका प्लान फ्लॉप हो चुका है। तभी फ्रंटमैन कहता है कि क्या वो उसे किडनैप करना चाहता था। तभी ह्यून गन निकालता है और कार रोकने को कहता है, जिसके बाद वो शूट करता है, लेकिन वहाँ पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगे हुए थे। तभी फ्रंटमैन कहता है कि उसे क्या लगा वो इस छोटी सी गन से गेम खत्म कर देगा। तभी ह्यून गन साइड में रखकर कहता है कि वो उसे वापस से गेम खेलने के लिए लेकर जाए और अगर विनर प्लेयर फिर से आकर वो गेम खेलेगा तो उसके क्लाइंट को और भी ज्यादा मजा आएगा, इसलिए वो उसे दोबारा से गेम खेलने के लिए ले जाए। जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि कुछ देर पहले तो वो उस गेम को खत्म करने की बात कर रहा था और अब वो फिर से उस गेम को खेलना चाहता है। ये सब बातें जुनू भी सुन रहा होता है। फ्रंटमैन कहता है कि उसे क्या लगता है कि ये सब करके वो दुनिया बदल देगा, जिस पर क्यों कहता है कि वो उसे प्रूव करके दिखाएगा कि ये दुनिया उसके इशारों पर नहीं चलती है। फ्रंटमैन कहता है कि अगर वो गेम में वापस जाना चाहता है तो यही सही, और तभी कार में बेहोशी का गैस छोड़ा जाता है, जिससे घ्यून बेहोश हो जाता है और तभी हम कार के आगे फ्रंटमैन को बैठा देखते हैं और दूसरी तरफ जुनून की पूरी टीम को प्लान भी शुरू करने को कहता है। उसके बाद हम नोल को देखते हैं जो कई लोगों की तरह एक ट्रक में जाती है, जहाँ पर कई सारे कंटेनर होते हैं जिसमें नंबर लिखे हुए होते हैं और हर एक कंटेनर में कोई ना कोई होता है। नाल 11 नंबर के कंटेनर में जाती है और तभी वो ट्रक स्टार्ट हो जाता है। उसी वक्त नाल अपने कपड़े चेंज करती है और तभी हम देखते हैं कि वो वही पिंक जंपसूट पहन रही थी। एक्चुअली नोल गेम प्लेयर नहीं बल्कि सोल्जर नंबर 11 थी, जो गेम में एलिमिनेट प्लेयर को शूट करके मारती थी। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये थी स्क्विड गेम सीजन 2 के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। गाइस, कल मैं स्क्विड गेम सीजन 2 के थर्ड और फोर्थ एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी और स्क्विड गेम सीजन 2 के 5th, 6th और 7th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन परसों को अपलोड कर दूंगी।